अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, आपने बुलाया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके और आज भी हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले कनाडा में जो मंदिर है उसके ऊपर अटैक किया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर अटैक किया गया और जो पुलिस है कनाडा की वो भी उन्हीं लोगों को पकड़ती हुई दिखाई दी और जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों ने क्लिप्स भी लगाए तो यही लगा कि वो भी उन्हीं को गलत मान रहे हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ। ये सब क्या चल रहा है, एक हम उस पर बात करेंगे और दूसरा जो सैंक्शंस लगाई गई हैं 19 कंपनीज के ऊपर भारत की अमेरिका की तरफ से कि रशिया के साथ काम करने पे या इस किस्म के जो उसके ऊपर भी हम जो है बात करेंगे। लेकिन पहले ये मंदिर वाली अब मुझे हैरत है वैसे, क्योंकि मुझे लगता था शायद पाकिस्तान या बांग्लादेश और इस तरह की कंट्रीज में जो है मंदिर पे अटैक होते हैं, लेकिन कनाडा में देख के बहुत हैरत है। आरजू जी थैंक यू, आपने इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, मंदिर पर हमला। देखिए, अगर आप इस मंदिर पर हमले, खासकर अगर मैं सही से बोल पा रहा हूं तो ब्रॉम्पटन नाम का कोई शहर है, उसके अंदर ये मंदिर था और खालिस्तानी जो थे सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लें। 2-3 दिन पहले, 1 नवंबर को पन्नू का एक बयान आता है जिसमें वो साफ तौर पर कहता है सिखों को, पंजाब के अंदर जो सिख हैं उन्हें भी, या दुनिया में कहीं पर भी सिख हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनसे कहा कि हिंदू जो दिवाली मना रहे हैं इन्हें ना तो दिए जलाने दो, ना लाइटें जलाने दो, ना ही रोशनी करने दो, ना पटाखे फोड़ने दो, ना ही मंदिर में पूजा करने दो। ये वीडियो वायरल हुआ था। मैं उसका मोटे मोटे शब्द बता रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या शब्द है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बेसिक था, मुझे याद नहीं, लेकिन इतना बेसिक था कि सबको कहा था कि हिंदू दिवाली का मतलब हिंदू दिवाली ना बना पाए ऐसा कुछ काम कर। सबसे बड़ी बात यही है कि उसका कहा लोगों ने माना, चाहे गिने चुने लोगों ने माना, लेकिन माना। इसका दुख हुआ, क्योंकि जब आप किसी दूसरे इंसान के त्योहार को बनाने से रोकते हैं तो अल्टीमेटली आप जस्टिफाई करते हैं जब वो आपके त्योहार मनाने से रोकते, आपको आपके त्योहार मनाने से रोकते। लेकिन कई बार हिपोक्रेसी इससे बड़ी होती है, और अगर उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो हर गलत काम को सही प्रूव करने के लिए एक तुकबंदी जो होती है वो कर दी जाती है। यहां ये ओपन एक तरीके का, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर अटैक था, और इसी वजह से जो कनाडा है वो इस चीज को नहीं, कनाडा इसको नहीं झेल पाया, और लीपापोती करने के लिए या जिसे कहते हैं पर्दा डालने के लिए उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, XYZ जो। लेकिन असलियत में खेल खालिस्तान का है, और खालिस्तान के पीछे बैठे हुए कनाडा, कनाडा की गवर्नमेंट, और कनाडा के पीछे बैठे हुए अमेरिका का है। और अमेरिका जिस तरीके से इंडिया के साथ डील कर रहा है, या यूं कहें इंडिया को जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें बाइडन मोदी गवर्नमेंट को जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, और मोदी जी काबू में नहीं आ रहे और बाइडन को इलेक्शंस में नजारा चखाने के मूड में दिखाई दे रही है, ऐसा बाइडन का मानना है, इंडियंस का नहीं। और जिस तरीके से हमारे 2024 में जून तक होने वाले, 4 जून तक जो हमारे 1 जून तक जो इलेक्शंस हुए थे, उनके अंदर अमेरिका ने जिस तरीके से इंटरफियर किया, उसका बदला लेते हुए भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो इंडियन वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा अमेरिका का एलिगेशन है, आरोप है। और बाइडन के अगेंस्ट जो इंडियन वोट बैंक है उसे चेंज करने की या उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, या उसको शिफ्ट करके ट्रंप के पास शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आरोप अमेरिका लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, बाइडन गवर्नमेंट लगा रही है। तो वो एक, ये पूरा एक बहुत बड़ी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा मंदिर पर। इस कहानी को ऐसे समझिए, खालिस्तान इंडिया की एक फॉल्ट लाइन है जिसमें कुछ गिने चुने सिख जो पिछले 2-3 पीढ़ियों से कनाडा और अमेरिका में रहते हैं, जिनमें से मैक्सिमम को पंजाबी बोलनी नहीं आती है, वो ब्रिटिश या अमेरिकन या कैनेडियन एक्सेंट के अंदर पंजाबी बोलते हैं। वो साथ में इंडिया से गए हुए कुछ ऐसे लोग जो कि इंडिया के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जब उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी थी या पकड़ने की कोशिश कर रही थी,
तो वो कैसे ना कैसे करके अमेरिका या कनाडा चले जाते हैं, वहां पर पॉलिटिकल असाइलम के नाम पर रहने लग जाते हैं और पॉलिटिकल असाइलम के नाम पर उनको पॉलिटिकल असाइलम मिल भी जाता है, क्योंकि वहां वो लोग छोटे मोटे काम करते हैं और साथ में 10 से 15 $20 $30 कई बार $50 पर आवर की पेमेंट करके, $30 पर आवर की पेमेंट का मतलब ये है 5 घंटे खड़ा हुआ तो $150 लेके बंदा निकलेगा। $150 का मतलब मेरी करेंसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 12 से 15 हजार रुपए बैठते हैं और शायद आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग $150 अगर हम ₹250 के हिसाब से लगाते हैं तो मेरे हिसाब से काफी कुछ अमाउंट बैठ जाता है, अप्रोक्सीमेट 30-32 हजार रुपए पाकिस्तानी। यानी एक आदमी पर मतलब सुबह से लेकर शाम तक नारे लगा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है और उसको अप्रोक्सीमेट 15-20 हजार रुपए 15 हजार रुपए मिल जाते हैं सिर्फ नारे लगाने के, तो वो काम क्यों करेगा, वो तो आ जाएगा। दूसरा, वो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए। अब ऐसे में एक खालिस्तानी ड्रामा क्रिएट किया गया है। अब प्रॉब्लम खालिस्तानियों के साथ ये हो गई कि खालिस्तानियों और खालिस्तानी जो थे वो अब कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, जो 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 नए नए लड़के जा रहे थे वो कहीं ना कहीं कब्जे में आ गए ड्रग माफिया के। और ये जो निज्जर है, पन्नू है, जो भी आप जो भी टूंडा पुंडा के नाम सुनते हैं, ये सारे के सारे ड्रग कार्टेल चलाने वाले वो लोग हैं जो अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं। ये पहले इंडिया में करते थे, इंडिया वालों ने लात मार के भगा दिया, उनका इनकाउंटर कर दिया और उसके बाद बहुत सौ का इनकाउंटर किया, जो बच गए वो कनाडा भाग गए और वही बिजनेस आज के दिन वो कनाडा में कर रहे हैं। रही सही कसर, ये बाकी लोगों को सपोर्ट करते तो अपने साथ एक ग्रुप बना लिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी ट्रेजरी के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। यानी जो भी इंसान गुरुद्वारे के अंदर जो भी डोनेट करेगा वो सारा पैसा ये लोग खा जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट से लेकर दूसरी चीजों में यूज करेंगे। अब इनको पेट्रोनेज कनाडा क्यों दे रहा है? तो देखिए, कनाडा नहीं अमेरिका दे रहा है। अमेरिका क्यों दे रहा है? क्योंकि जितने ज्यादा झंडे डंडे लेके ये कनाडा और अमेरिका के अंदर खड़े होकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर वोट डाल रहे, मतलब शोर मचा रहे होंगे, रेफरेंडम की बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अमेरिका की जैसे आदत है एक इशू क्रिएट करना और उस इशू के नाम पर उस पर्टिकुलर कंट्री से बात करना। तो अमेरिका की आदत कनाडा के नाम पर इंडिया से बात करने की शुरू से रही है। और जब भी उसे कोई भी डील करनी होती है, इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट करना होता है और उसे अपनी शर्तें मनानी होती हैं, तो उस एग्रीमेंट से पहले वो पन्नू या कनाडा के ऊपर डिस्कस करता है और जब वो डिस्कशन कर लेता है तो उसके बाद कहता है कि हम इस चीज के अंदर आपको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप हमारे को ये कंसेशंस दे दो। यानी वो ये कैनेडियंस को और जितने भी फॉल्ट लाइन क्रिएट करने वाले लोग हैं खालिस्तानी, इन सबको सब मतलब एज अ टूल यूज करता है, बार्गेन किट यूज करता है। मोदी गवर्नमेंट ने इस बार्गेन किट को मानने से मना कर दिया। मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब देना शुरू किया। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर से एक बार पूछा गया कि आपके यहाँ माइनॉरिटी इशू को अमेरिका उठाता है, आपका क्या कहना है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि अगर मैं अपने लोगों का मामला अमेरिका के अगेंस्ट उठाने लगूंगा तो उनको कैसा लगेगा। मेरे भी बहुत से लोग अमेरिका में और कनाडा के अंदर परेशान हैं। यहां से अमेरिका को, जिसे कहते हैं ना टिपिकल वाली मिर्चें लग जाना, वो मिर्चें लग गई थी और उसको ये जवाब सुनने की आदत थोड़ा ना है कि आप अपने कंट्री में देखो कि हमारे लोगों का क्या हो रहा है अभी। क्योंकि जयशंकर और मोदी जी जब गए थे पिछले साल, तो वहां पर क्या हुआ था कि 2 इंडियंस का मर्डर कर दिया गया। तो जयशंकर सर ने भी कहा कि आपके यहाँ जो इंडियंस का मर्डर हो रहा है उसके बारे में हमारे को चिंता हो रखी है, अब बताओ हम क्या कर सकते हैं उस चिंता के अंदर, आप भी वही करो जो हम कर रहे हैं, चुप बैठो। मतलब ये जो जवाब दिया गया, यहां से सिस्टम इनका हिल गया, इन्हें समझ में ही नहीं आया अमेरिका को करें क्या। तो असलियत में आप देखिए, और उसके बाद कभी हम कजान जा रहे हैं, कभी रशिया, सोचकर देखिए ना, जुलाई के अंदर मोदी जी रशिया गए, उसके बाद कजान गए, चाइना के साथ पीस एस्टेब्लिश हो गई। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो चाहता है इंडिया से करवाना, इंडिया अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा है। इंडिया पूरी ताकत के साथ अमेरिका को जवाब दे रहा है और नतीजा उसका यह है, पूरी ताकत के साथ जवाब देने का, कि असलियत में आप देखेंगे अमेरिका को ये जवाब सुनने की आदत नहीं है, तो इसे चिढ़ रहा है। और जिस तरीके से रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ खड़े हुए और इंडिया की बात मानी गई और चाइना ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया,
जिसका रिएक्शन हमारे को दिखाई दे रहा है। तो आरजू जी आप देखेंगे बहुत तरीके के साथ इंडिया ने इसको डील किया और चाइना अमेरिका जो है इस टाइम पर टेंशन में है, कहीं तो वो करेगा। अब उस जो गेयर है खालिस्तान वाला वो उसको लास्ट स्टेज पर लेके चला गया, जिसमें पन्नू ने कहा हिंदुओं पर अटैक कर, यानी भड़काया। अब यहां पर अमेरिका घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका बेशर्म हो चुका है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। इंडिया भी कहता कोई बात नहीं, बात मत कर, तेरे से बाद में बात करूंगा, कभी तो करेगा, ठीक है। यहां कनाडा ने जो किया इसका अब इंडिया को क्या टेंशन है? मान लिया अगर वो मंदिर के अंदर खालिस्तानी तोड़फोड़ कर देते, ओके मान लो एक बार को, तो होता ये कि यहां इंडिया के अंदर कुछ जोशीले नौजवान बेवकूफी करते और सिखों के ऊपर अटैक करते। पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और खालिस्तान यही तो चाहता है कि हिंदू और सिख लड़ें, और अगर हिंदू और सिख लड़ेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। बस यही खेल हमें समझ में आ रहा था। हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार अगर हम बदला लेने के लिए, बदला लेने के नाम पर बेवकूफी दिखाकर गुरुद्वारे, जो कि हमारे ही हैं, गुरुद्वारे भी हमारे ही हैं, हम भी तो गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। मैंने मंदिर का इतना प्रसाद नहीं खाया होगा जितना गुरुद्वारे की रोटियां, मतलब प्रसाद के रूप में, प्रसाद दाल रोटी प्रसाद मेरे को पसंद है। बंगला साहिब गुरुद्वारे तो मतलब जिसे कहते हैं शायद ही कोई वो जाता हो जब ना घूम के आता हूँ। और मेरा, और जब हमारी शादी नहीं तो मेरा और मेरी वाइफ का तो परफेक्ट डेस्टिनेशन ही वो था कि चलो गुरुद्वारे का लंगर खा के आते हैं। तो ये जो है हमारा एक लगाव गुरुद्वारे के साथ है। मैं अपने गुरुद्वारे को क्यों तोड़ूं कुछ बेवकूफों की वजह से, जो वो भी अमेरिका में बैठे हुए और अमेरिका के पिट्ठू हैं। लेकिन इससे होगा क्या? अगर मान लिया हिंदू सिखों का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अमेरिका को होगा, अमेरिका को बोलने का मौका मिलेगा, और ज्यादा खालिस्तान की डिमांड पंजाब में बढ़ेगी, इंडिया की टेंशन बढ़ेगी। तो उस मंदिर के पीछे जो भी आपको इस टाइम पर एक जैसे कहते हैं तोड़फोड़ दिखाई दिया, कोई एक वायलेंस दिखाई दी, उसमें वो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, दुख इस चीज का तो था ही कि कनाडा के अंदर सिखों ने हिंदू मंदिर पे हमला किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस ने भी हिंदुओं को ही पीटा। ये कोई नई बात हाँ। ये कोई नई, इस दुनिया को सबसे ज्यादा डर हिंदू से ही लगता है। मैं सच बताऊं, ये कनाडा में नहीं, अगर इंडिया में भी अगर हिंदू मुस्लिम्स के बीच की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हिंदू पहली बात तो रिएक्ट ही बहुत धीरे करता है, वो आगे बढ़ के कभी नहीं मानता, रिएक्ट धीरे करता है। लेकिन जब रिएक्ट धीरे करता है लेकिन जब वो रिएक्ट करता है तो पुलिस वाले उसको उसी टाइम पीट देते हैं कि तू नहीं रिएक्ट करेगा, उन्हें करने दे। एक जाने माने ऑफिसर आईपीएस रिटायर हुए, डीआईजी रैंक से रिटायर हुए, उनसे एक दिन मैंने पूछा कि आपका ये बिहेवियर क्या होता है कि आपकी पुलिस पता है कि दंगा सा करने वाला कौन है, सामने कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर भी अगर हिंदू थोड़ा सा वायलेंट होता है तो आप हिंदू को ही पीटते हो। और कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे खासकर तो उनका एक जवाब होता था, यार ऊपर से ऑर्डर होता था कि मुस्लिम्स को कोई कुछ कहेगा, ऊपर से ऑर्डर होता था। और दूसरा, अगर हमें भी डिसीजन लेना है तो हम हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें पता है हिंदू पुलिस के ऊपर पथराव नहीं करेगा, लाठी चार्ज नहीं करेगा, और हमारा कोई जो सिपाही है वो घायल नहीं होगा। और मुस्लिम्स पे अगर हम करेंगे, या सिखों के, खासकर कनाडा के, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स पे अगर हम करेंगे तो वहां से रिएक्शन आएगा और हमारे को प्रॉब्लम होगी, हमारे जवान जो है वो घायल होंगे और सरकार बवाल क्रिएट होगा। हिंदुओं को पीट देंगे, बवाल क्रिएट नहीं होगा। दिस इज द माइंडसेट ऑफ गवर्नमेंट, मेनली पुलिस इन इंडिया। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, डीआईजी रैंक से रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ये कह रहा होता है। और रही बात कनाडा की, तो देखिए कनाडा से आने से पहले मैं बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करूंगा। मुझे एक बात बताइए, जो बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि मैं वायलेंट हूं, मैं गुस्से में बात कर देता हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, जो है वो है। अगर किसी को मेरा दुख, मेरी नफरत नजर आ रही है, मेरा जो दुख है, मेरी हिंदुओं के प्रति मेरा जो दुख है, वो उसे मेरे दुख को मेरी नफरत के फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। ये मेरा दुख है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू करता है, ट्रंप उसे इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर उसका नाम लेता है, बाइडन ने तो कहीं कोई क्रिटिसिज्म किया ही नहीं। जैसे हिंदू लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर पूरी हिंदू रिलीजियस रेस खत्म हो गई, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही हाल कनाडा के अंदर है। वो पुलिस ने जब डंडे मारे तो वो दुनिया के अंदर जहां
पूरी दुनिया के अंदर हिंदू के साथ होता है, इवन हमारी कंट्री में हिंदुओं के साथ होता है, वहां पर भी यही हो रहा है वहां पर। और उसके बाद हमें हमें ही कल्प्रेट बना के कह दिया था कि आपके अंदर नफरत हो रही है और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। वहां हिंदू के साथ सबने दुनिया ने देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हिंदू की सबसे बड़ी बुरी आदत यह है, हमें अपना फ्यूचर ना, यार कोई बात नहीं, दो डंडे खा ले, अपना फ्यूचर। प्रॉब्लम यह है, अब मेरी जनरेशन इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो चाहे अमेरिका और कनाडा होगा, चाहे इंडिया के अंदर तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। और ये सबको समझना पड़ेगा, ये 20-30 साल पहले वाले हिंदू नहीं, और मेरी जो अगली जनरेशन होगी वो और ज्यादा वायलेंट होगी अगर सामने वाला नहीं सुधरा। तो जो अभी कनाडा के अंदर हुआ है वो पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ होता है। दिस इज नॉट विक्टिमहुड, दिस इज रियलिटी। क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं, हम बांग्लादेश में देखते हैं, हम कश्मीर के अंदर देखते हैं, हम इंडिया में देखते हैं, कनाडा में भी देख रहे हैं। पुलिस ने हिंदुओं को ही मारा, क्योंकि कनाडा असलियत में खालिस्तान का यूज करके अमेरिका के कहने पर इंडियंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। हिंदू तो लाइफ वहां मैटर कर ही नहीं। बिल्कुल। मैं चाहता हूं एक बार परेशानी होगी, उन सब के लिए वेलकम है इंडिया में। 2 साल नहीं चलेगा कनाडा। हमारे स्टूडेंट्स ने कनाडा जाना बंद कर दिया, उनकी यूनिवर्सिटी के पास अपने टीचर्स के पैसे, स्टाफ के पैसे देने के, वो सैलरी देने के पैसे नहीं है। और मैं चाहता हूं जहां से हिंदुओं के ऊपर आज के दिन अटैक हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो इंडिया आ जाए प्लीज। थोड़ी सी परेशानी होगी, हमारे यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है, फिर हम दिखाएंगे दुनिया में, दुनिया को हमारी बुद्धि। वो डंडे जो हिंदू को पड़े हैं ना, उन हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, और कनाडा को भुगतना पड़ेगा। ये चीज सूडान ने किया था, ईदी अमीन ने। ये चीज केन्या में हुई थी, ये चीज युगांडा में हुई थी। युगांडा के अंदर तो हिंदुओं को लगभग 10 दिन के अंदर अंदर पूरा युगांडा खाली करके छोड़ के भाग जाने को कहा था। ओके, चले गए। वो ऋषि सुनाक जो है वो प्रधानमंत्री बन गए ब्रिटेन के। आज के दिन कहाँ है वो युगांडा? दुनिया के नक्शे पे कहाँ है ये बताएं, और इकोनॉमिक जो मैप है उसमें कहाँ है ये बताएं। साउथ अफ्रीका है, उसने इंडियंस के अगेंस्ट वायलेंस करना शुरू किया था। कहाँ है साउथ अफ्रीका? कटोरा लेके खड़ा हुआ है, और थोड़ा टाइम बाद देख लेना आप लोग। सर ऐसा ही है, जो गलत करता है वो शायद थोड़े टाइम के लिए उसको खुशी मिलती है, लेकिन आगे होता है उसके साथ। प्रॉब्लम ये है ना कि हम वायलेंट नहीं है, और हम अगर ऊंची आवाज में बात करके अपने पेन को बता दे तो हमारे को नफरत भरा इंसान कहना दुनिया शुरू कर देती है। ये प्रॉब्लम है, और इस चीज को अब हम समझ रहे हैं तो रिएक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि अभी सिस्टम पूरा दुनिया के हाथ में है, ठीक है, कर लो भाई। नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समझ में आना चाहिए। और जाहिर है कि वो जिसे कहते हैं बार बार पिटते रहना भी तो कोई हल नहीं है ना, कि आप लोग आपको मारी जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है, वो भी तो सही नहीं है। और ये भी लोग कई जगह तो बात कर रहे हैं कि भारत प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा कनाडा को भी। भारत प्रॉपर जवाब दे रहा है, अभी हिंदू जवाब नहीं दे रहा कनाडा का। और जिस दिन उसने जवाब देना शुरू कर दिया, कनाडा और अमेरिका के अंदर जो बाकी भिखमंगे बैठे हुए हैं, ज्यूज और हिंदूज के अलावा, वहां टैक्स कौन दे रहा है बताइए? 1% अगर हिंदू 6% ऑफ टोटल अमेरिकन जीडीपी टैक्स दे रहा है, तो क्या है ये बताइए? बाकी दूसरे ज्यूज हैं, और कौन है वहां पर? ठीक है, अब वो 1% की पॉपुलेशन कैलिफोर्निया से लेकर लास वेगास, लॉस एंजल्स जितने भी हैं, ये अगर इंडिया आना शुरू कर देते हैं, तो हम यहाँ एक इकोनॉमी बना ले, वो मतलब सिलिकॉन वैली बना चुके हैं, और बना देंगे। उन्हें सोचना पड़ेगा ना कि गूगल का हेड ऑफिस कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इंडिया के अंदर ऐसा कोई गूगल खड़ा हुआ नजर आए, और वो जो होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। और यही एक प्लान है, आप इसे समझिए आरजू, पता है क्या होता है? इंडिया के अंदर जानबूझकर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें खत्म किया जाता है।
हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब से लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हर रोज करवाए जाते हैं ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म हो। क्यों खत्म हो? जैसे वहां एप्पल की जो एप्पल की फैक्ट्री तमिलनाडु में थी, टाटा के साथ जो एप्पल की आईफोन की फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी हुई है 15 दिन से, कोई रोकने वाला नहीं। सैमसंग के अंदर वहां क्या नाम है, वो जो वहां के जो वो जो वर्कर है, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। अब सैमसंग और एप्पल जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो हमारा काम नहीं चलने वाला, तो वो दोबारा अमेरिका की तरफ, चाइना की तरफ भागने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ग्रोइंग इंडिया कभी किसी को पसंद नहीं आ रहा, और ग्रो करता हुआ हिंदू तो बिल्कुल नफरत भरी नजरों से देखा जाता है। और यहाँ रहने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा कि यार इनकी वजह से तो हिंदुओं के बीच में रह रहे हो तभी तुम ग्रो कर पा रहे हो, वरना तो भीख मांगते फिर रहे हो, आस पड़ोस हमारा भरा पड़ा है। ये अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका को समझ में आ रही है, लेकिन वो अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहता है। कनाडा को समझ में नहीं आ रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मुझे हैरत है कि लोग आखिर क्यों समझ नहीं पा रहे। जो बात आप कह रहे हैं वो कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस या वो नहीं है कि लोग समझ ना सकें। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं और आप जैसे दूसरे लोग जब बात करते हैं, तो आखिर कनाडा और अमेरिका जो है वो ये जो हरकतें कर रहे हैं वो अपने आप को रोकते क्यों नहीं है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। वो रोकेंगे भी नहीं। वो इसलिए नहीं रोकेंगे, खासकर अमेरिका नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ग्रोइंग इंडिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है, और ये सारा खेल इंडिया को दबाने का है। और इसीलिए जी अगले 5 साल के अंदर आपको इंडिया एक ऐसा इंडिया दिखाई देगा कि जितना ये परेशान कर रहे हैं वो ताकतवर बन के हम खड़े हुए होंगे, और उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब देना शुरू कर दिया है, फिर वो बैकफुट पे होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज हमारे यहाँ से कहते हैं ना कि रिक्वेस्टिंग मैनर में खड़े हुए हैं कि प्लीज हमसे बिजनेस कर लो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, थोड़े दिन बाद अमेरिका और कनाडा भी ऐसे ही मांगते हुए नजर आए। लेकिन अभी तो सर वो सैंक्शंस जो उन्होंने लगाई है 19 कंपनीज के ऊपर, उसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट भी आया है, तो वो भी शायद इसी किस्म का डर खौफ है कि भारत आगे की तरफ ना चला जाए। देखिए, सैंक्शंस का मतलब है हम अमेरिका की कंपनीज के साथ काम नहीं कर पाएंगे, या अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, और अमेरिका का जो बिजनेस सिस्टम है, जो स्विफ्ट वगैरह है, इकोनॉमिक सिस्टम, खासकर डॉलर और ये एक्सचेंज रेट्स वगैरह के अंदर, वो उसमें काम नहीं कर पाएंगी कंपनीज। सैंक्शन का सीधा मतलब ये होता है, यानी बैंक्स में जो अकाउंट्स हैं वो सीज हो जाएंगे, वो सारे पैसे सीज हो जाएंगे, वो सब चीजें। ठीक है, क्या अमेरिका ने हमारे ऊपर पहली बार सैंक्शंस लगाए हैं? मैडम 1971 वॉर के बाद या उस टाइम पर भी अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे। सबसे तगड़े सैंक्शंस अगर हमारे ऊपर किसी टाइम पर इंपोज हुए तो वो 1998 में हुए, और दुनिया ने अपने अखबारों में लिखा था कि भाई ये जो सैंक्शंस हैं इनसे इंडिया जो है वो घुटनों के बल आ जाएगा और सरवाइव नहीं कर पाएगा। और 2 साल के अंदर बिल क्लिंटन को समझ में आ गया कि इन सैंक्शंस का इंडिया पर कोई असर नहीं हुआ है, और ये जो सैंक्शंस हैं इनसे बल्कि इंडिया की कंपनीज को ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये आगे बढ़ रही हैं, और जो नेशनलिज्म की वेव थी वो और ज्यादा बढ़ी है कि सबने, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए और हम जवाब देंगे। तो जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हमारे पास ताकत भी इतनी नहीं थी, दुनिया के देश जो थे वो जानते थे कि इंडिया के पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हम स्कैम्स और दूसरी चीजों में फंस रहे थे, तब हमने अमेरिका के सैंक्शंस की परवाह नहीं करी। आज क्यों करेंगे? जबकि आज अमेरिका को और यूरोप को इंडिया की इतनी ज्यादा जरूरत है, उतनी इंडिया को यूरोप और अमेरिका की नहीं है। हाँ, ग्रोथ रेट के ऊपर की ना होने का असर पड़ेगा, लेकिन इतना भी समझना पड़ेगा कि इनके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो सैंक्शंस लगे हैं वो रशिया के नाम पे लगे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भाई हमें रशिया के साथ अगर रहना है तो उसकी कोई कीमत तो अमेरिका हमसे वसूलेगा। तो वो जो कीमत है, वो सैंक्शंस की जो कीमत है वो यही तो है। सो मतलब ये वो रशिया के साथ दोस्ती की कीमत सैंक्शन है। वी आर रेडी टू पे।
और सीधी सी बात है, रशिया भी एक 20 करोड़ लोगों की बड़ी मार्केट है, 25 करोड़ लोगों की, तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते ना। और उसके पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज और सब चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। अमेरिका ने तो हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए वो जीई के इंजन देने से मना कर दिया, वो जितने इंजन थे वो साउथ कोरिया भिजवा दिए, उसके बाद नई डेट दे दी कि बाद में देंगे। तभी तो हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अमेरिका सैंक्शन लगाता तो हम केयर नहीं करते। हमने कह दिया भाई हमारे को अपनी कंपनी में पूरा भरोसा है, हम सैंक्शंस को नहीं मानते, बस तुम्हारे सिस्टम को यूज नहीं करेंगे तो हम एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उसके अंदर पंगे लेके दिखाओ। शॉर्ट में कहने का मतलब है कि इस टाइम पर एक अलग ही सिस्टम चल रहा है अमेरिका और इंडिया के बीच में, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया के पाले में जाकर ना खड़ा हो, और इंडिया साफ कह रहा है कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं बैठा हुआ, मेरी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, मैं उस एग्जिस्टेंस के मतलब मैं उस एग्जिस्टेंस को बनाए रखूंगा। ये सिचुएशन है। और इस चीज पे अमेरिका, बोलिए। नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि यही बात है, लेकिन बहरहाल अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा, वो डिफरेंट सैंक्शंस जो हैं वो कंट्रीज के ऊपर लगाई जा रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हर एक को कहीं ना कहीं जो है वो उसकी सैंक्शंस जो है वो फेस करनी पड़ रही है, और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई हल किसी के पास नहीं है फिलहाल। इंडिया ने दे तो दिया, क्या बात कर रहे हैं आरजू जी? नहीं, इंडिया के कह देने से कि नहीं हम नहीं मानते से वो चीज टलेगी नहीं ना। नहीं 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 नहीं, उस सैंक्शन का सबसे बड़ा जो प्रेशर था वो था डॉलर, ओवर डिपेंडेंस डॉलर। आज हम, मुझे अगर जहां तक सही से समझ में आ रहा है, 64 कंट्रीज के साथ हमारा रुपी में ट्रेड हो रहा है, और डॉलर की जगह रुपी में जब ट्रेड होता तो आधे आधे डॉलर तो हमारे वैसे बच गए, यानी कि डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम हमारा जितना गोल्ड है उसमें से 600 मीट्रिक टन गोल्ड जो है वो तो ले आए हैं, 200 मीट्रिक टन जो गोल्ड है वो बचा हुआ है। टोटल जो गोल्ड हमारे पास 800 मीट्रिक टन है। गोल्ड एक्यूमुलेट करने का या गोल्ड का जो स्टोर करने का मतलब सीधा ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक करेंसी के इक्विवेलेंट गोल्ड हमारे पास ट्रेजरी के अंदर रख रहे हैं, यानी वो हमारा एक बेस है। अब सवाल यही है कि अगर हम अपने अपने का मतलब किसी को करेंसी नहीं दे पाते, या सामने वाले के पास हमारी करेंसी ज्यादा है जो कि एक टेंडर नोट होता है, तो हम उतना गोल्ड देने की हिम्मत रखते हैं। रशिया ने गेम खेला था, इंडिया भी अब इस तरफ बढ़ रहा है, यानी अपना गोल्ड अपने पास अपने घर में रख रहा है, ट्रेजरी के अंदर रख रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमारा यूपीआई सिस्टम है, धीरे है कोई बात नहीं है, वो पूरी दुनिया के अंदर बड़े नंबर में अप्रोक्सीमेट 50-55-60 कंट्रीज ने उस जो पूरे का पूरा जो क्या कहते हैं एक्सचेंज है या मनी ट्रांसफर है उसको इजी करना शुरू कर दिया है, और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो हमने अल्टरनेट इकोनॉमिक सिस्टम भी दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, हाँ धीरे हो रहा है, रिजल्ट्स अभी दिखेंगे, और 2-4 साल और रुक जाइए। ये जो यूपीआई सिस्टम अगर दुनिया के ज्यादातर देशों ने यूज करना शुरू कर दिया, और अमेरिका के कॉम्प्लेक्स स्विफ्ट सिस्टम की जगह, बैंक्स के ग्रुप्स की जगह यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट ट्रांसफर इधर से उधर होनी शुरू हो गई, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ही, तो भी अमेरिका को परेशानी होने वाली है, तो भी अमेरिका को पसीने आने वाले हैं। और अभी खेल इसी चीज का चल रहा है, और अमेरिका को इसी चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इंडिया उसके डोमिनेंस वाले सिस्टम्स को कैसे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज करते हैं, कहता है कि ये तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, तुम्हारी बपौती नहीं है, ये सबका हक है कि हम भी तरक्की करें, हम भी अपने सिस्टम बना रहे हैं। ओवर जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बहरहाल ये खबरें जो हैं ये आती रहेंगी, और हमारे इसके ऊपर नजर भी रहेगी, और डेफिनेटली हम आपसे पूछते भी रहेंगे, आपको बार बार जहमत भी देंगे कि हमें समझाइए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते। और कम से कम मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैं इस चीज में शर्माती नहीं हूँ कि अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मैं पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।